हमारे साथ हमारे टीचर भी खड़े थे, नहीं कि हमें खाली थे वो। लड़ाई ये उन सबके लिए लड़ाई है। ये आगे होने वाला जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उन सभी के लिए है। नीला खाली हुआ नहीं, खाली किया गया और लात जूतों से मार करके किया गया। हमारे साथ हमारे टीचर भी खड़े थे, नहीं कि हमें खाली थे वो। लेके रोड पे आंदोलन होगा ना तो आज देश आजाद नहीं होता। हो जाएगा अपने आप, नहीं होना। जिस रेस पे तुम दौड़ रहे हो, लाखों बच्चे कर रहे हैं, क्या पता ना हो क्यों कर रहे हो। हम सभी जानते हैं कि भारत में एक आंदोलन चल रहा है, एसएससी प्रोटेस्ट। जी हाँ, इस एसएससी प्रोटेस्ट में भारत से बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग जो सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को पानी फेरने में जो हमारी सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है, तो आज हम उन्हीं आवाज़ को किस तरह से सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है और किस तरह से जो शिक्षकों की और छात्रों की उम्मीदें हैं कि हम देश सेवा कर सकें एक शासन के दायरे में रहते हुए, तो आज हमारे साथ ऐसे एक कोचिंग संस्थान के अध्यापक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिल्ली में हाल ही में हुई एक एसएससी प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या जो दिल्ली में एसएससी प्रोटेस्ट हुआ है उसमें क्या क्या इन्होंने चुनौतियां देखी हैं और आगे भी इस प्रोटेस्ट का कितना असर रहेगा और अभी तक कितनी इसमें सफलता मिली है। सर बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू इस पॉडकास्ट में। जी। तो सवाल बहुत सारे हैं जी, लेकिन एक एक से अपन पूरी सवालों पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जो अपना एसएससी प्रोटेस्ट है, सिर्फ यही क्यों शुरू किया गया और क्या इसकी मजबूरी रही है इसको शुरू करने के लिए? देखो, सबसे पहले बात है कि एसएससी में अभी एसएससी के पेपर चल रहे थे, उनमें बहुत सारी कमियां देखने को मिली हैं। जी। बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं और पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। जी। जो अभी पहले टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम लेती थी, अब एडुकेटिव कंपनी एक नाम से कंपनी दूसरी कंपनी को टेंडर मिला है तो वो एग्ज़ाम लेने लगी। उसमें कमियां ये आ रही थी कि बच्चों के सेंटर बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं और बच्चों के जो सिलेबस है ही नहीं, उससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन डाल रहा है वो। जैसे सपोज करो अभी अपना स्टोनो का पेपर हुआ था, उसमें मैथ नहीं आता है, उसमें मैथ के क्वेश्चन डले थे। एक पेपर था, एक बच्चे का पेपर था और हमने खुद आंसर की उसकी चेक करी है। उसका वहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा था, मैथ का क्वेश्चन लिखा था, ऑप्शन लिखे थे रीजनिंग के। अच्छा। कहीं पर क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, माने दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत सारी कमियां हैं इसमें। इन कमियों को दूर करना है क्योंकि बच्चों के लास्ट अटेम्प्ट है और बच्चा जो तैयारी करते हैं वो किसी अमीर ख़ानदान के तो होते नहीं हैं, सब छोटे परिवार के होते हैं। कोई कर्ज लेके पढ़ाता है, कोई मजदूरी करके पढ़ाता है। अंबानी के बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर। तो हमारे मन में पहले से बात चल रही थी क्योंकि ये मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी इसको देखने को मिला है कमियाँ। तो हम लोगों ने सोचा, लेकिन जो दिल्ली के टीचर थे उनके द्वारा भी मीटिंग की गई, उनके द्वारा हमने भी कांटेक्ट किया, उनने भी हमें कांटेक्ट किया कि सर ऐसा करते हैं कि अपन दिल्ली में अपन एक पहले आंदोलन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 31 जुलाई को डीबीटी मंत्रालय के जो मंत्री साहब हैं उनसे मिलने की कुछ सोचा हम लोगों ने, लेकिन वहाँ की दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसी भी टीचर को मिलने नहीं दिया। उन सभी को इस तरीके से भगाया जैसे उनने कोई आतंकवाद किया होगा या कुछ ऐसा किया होगा। अच्छा जी, यहाँ से बात शुरू होती है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो जैसा भी आपने बताया कि दिल्ली सरकार ने आपकी नहीं सुनी। जी बिल्कुल। और ये एसएससी प्रोटेस्ट सिर्फ अभी दिल्ली तक ही सीमित है कि इसके आगे भी अभी बढ़ चुका है? ये एसएससी जो प्रोटेस्ट है अपन लोगों का, जो आंदोलन है, ये पूरे भारत का है, ना कि दिल्ली का है। हाँ। दिल्ली में इसलिए किया था कि दिल्ली में इसका कार्यालय है, केंद्र सरकार। एसएससी का जो चेयरमैन है साहब हैं, हाँ, वो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में ज़्यादा सॉल्यूशन मिल सकता था। लेकिन यदि इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हर जगह से चिंगारी उठेगी और हर जगह इस प्रकार के आंदोलन होने वाले हैं। ये जो होते थे एग्ज़ाम वो ऑफलाइन होते थे, पेपर वर्क के थ्रू होते थे, और अब जो कि कंप्यूटर बेस पे होते हैं, कंप्यूटर द्वारा होते हैं, तो क्या डिफरेंट हुआ कि सब कुछ और उल्टा पड़ गया है इसमें?
देखो थोड़ा इससे सहूलियत क्या होती है बच्चों को पेपर देने में, ज़्यादा शिफ्टों में पेपर हो जाते हैं। पहले क्या होता था 2 दिन में पेपर निपट जाते थे, तो आने जाने में दिक्कत होती थी क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती थी। जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत हुई है। लेकिन ऑफलाइन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में जितना अभी नॉर्मलाइजेशन में घपला कर रहे हैं ये लोग, किसी बच्चे के 20 नंबर बढ़ा देते हैं, किसी के 43 से 90 कर देते हैं, किसी के 80 से 75 कर देते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में घपला करते थे, ऐसा घपला नहीं होता था पहले, क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर होता था और फेयर तरीके से पेपर होता था। लेकिन क्या हुआ, उसमें भी कमियां आ गई थी एसएससी ने। 2017 में आपको यदि याद हो कि 2017-18 की जो वैकेंसी थी उस समय क्या हुआ था, ऑफलाइन में बड़ी दिक्कत आई। तो उस समय भी जो दिल्ली के टीचर थी और भी टीचर थे उनके द्वारा आंदोलन किया गया और उस आंदोलन का रिजल्ट ये रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। जो जितनी कमियां थी वो सारी कमियां दूर हुई। तो फिर क्या हुआ कि ऑनलाइन जब से फिर चालू हो गया, ऑनलाइन चालू हो गया तो ऑनलाइन क्या हो गया, पहले क्या करते थे नज़दीक सेंटर देते थे तो बच्चों को दिक्कत नहीं आती थी। जैसे अपनी निवाड़ी एग्जांपल लेते हैं, निवाड़ी का कोई बच्चा है तो उसका झांसी सेंटर दिया जाता था या ग्वालियर तक दिया जाता था, इतने दूर इतना होता था। अब क्या, पहले ऐसा होता ऑनलाइन में। अब क्या हो गया है कि ऑनलाइन में अपने निवाड़ी का बच्चा है या मऊरानीपुर का है या कोई अपने क्षेत्र के बच्चे हैं, इन बच्चों का सेंटर इस बार कहाँ दिया है, कोटा दिया है, राजस्थान। जहाँ जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है और बच्चा बस से भी जाएगा तो खर्च ज़्यादा होगा। और कोटे वाले बच्चा हैं जो कोटा राजस्थान या और कोई है, उधर के बच्चों का झांसी सेंटर दे दिया। तो इससे क्या मिलता है कि इधर के उधर भेजो, इधर के इधर भेजो, तो इससे बच्चों को दिक्कत आती है। और बच्चा क्या है, जैसे नज़दीक होगा तो बढ़िया फ्री माइंड में जाएगा पेपर देने, बिल्कुल जाएगा। यदि वो दूर जाएगा तो उसको जाने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, सबको दिक्कत है। और खासकर बच्चियों को, बिल्कुल लड़कियों को भी दिक्कत आती है। यदि वो जाएंगे, जैसे सपोज करो उनका भोपाली सेंटर पड़ा है तो उनके साथ एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा। यदि झांसी पढ़ते थे तो झांसी क्या वो अकेले चली जाती थी, या आप लड़के तो जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, लड़कियों को बड़ी दिक्कत आती है जी। तो ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, और सर इसमें एक चीज़ अभी एक और अपन जब चर्चा चल रही थी तो आपने जिक्र किया था कि यूपी में जो अभी भी कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें पेपर वर्क के थ्रू एग्जाम होता है, यूपी में नहीं होते हैं। ये देखो एक और एग्जांपल बताते हैं। जो यूपीएसआई 2017-2021 का पेपर हुआ था, उस समय ऑनलाइन पेपर था, लेकिन जो इस साल वैकेंसी आई तो उन्होंने बोल दिया कि ऑफलाइन पेपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पिछली बार 2021-22 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो बहुत बच्चों ने इसमें क्या किया था, करप्शन किया था। किसी बच्चे का 20 मिनट में पेपर हो गया है। 160 क्वेश्चन 20 मिनट में कैसे हो सकते हैं? वो बहुत सारे बच्चे पकड़े भी गए, लेकिन कैसे हुआ? तो उन्होंने इस बार क्या किया है कि ऑफलाइन कर दिया है। अब जो यूपीएसआई का जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर, ऑनलाइन से वो ऑफलाइन वापस से आ गए जी। बिल्कुल। तो सर अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर जी। आप शिक्षक हैं जी, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, तो इस एसएससी आंदोलन से आपके व्यक्तिगत जीवन पे कुछ प्रभाव पड़ा है, क्या असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है व्यक्तिगत जीवन। मुझे पहले लगता था कि कुछ नहीं है, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये पड़ा है कि बहुत कुछ बच्चों का दर्द है। जब हम दिल्ली गए, दिल्ली हमने देखा बच्चों का, जिन बच्चों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वो दिल्ली में तैयारी कर रहा है या और कहीं पटना में तैयारी कर रहा है, झांसी में तैयारी, निवाड़ी में और कहीं तैयारी कर रहा है। अब वो उनके माँ बाप आस लगाएं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे अपन एग्जांपल ले लो हरियाणा में, यदि बच्चे हरियाणा अपना भिंड हो गया है, यदि वहाँ पर बच्चों की नौकरी नहीं लगी तो उनकी शादी भी नहीं होती है, बहुत सारी दिक्कत आती हैं, परिवार नहीं चल पाता है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में पड़ा है कि मुझे कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए, क्यों ना हम छोटे स्तर से करें। अभी कुछ समय हम लोगों का प्लानिंग है कि अपनी मध्य प्रदेश में भी कुछ करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के युवा बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है। 2023 के बाद वैकेंसी कोई आई नहीं रही वैकेंसी। मतलब कि आगे जो एक प्रोटेस्ट होगा, एक आंदोलन होगा, वो अपने मध्य प्रदेश में बिल्कुल, अगर यही स्थिति रही, यदि सुधार होगा तो नहीं होगा जी। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव पड़ा है जी, पड़ा है बिल्कुल। तो अपने निवाड़ी में भी ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो एसएससी की तैयारी करते हैं? बिल्कुल, निवाड़ी में बहुत सारे छात्र हैं। हम अपने जहां हम पढ़ाते हैं वहां पर अभी एसएससी का हम एग्जांपल देते हैं। 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का था। उस बच्चे के मॉक में इतने अच्छे नंबर आते थे दोनों के, मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार उन लोगों का हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन उनके साथ क्या हुआ, जैसे ही वो पेपर देने गए, कानपुर उनका सेंटर था, उनका जो कंप्यूटर था 5 बार बंद हुआ है। 5 बार 1 घंटे का पेपर है, 5 बार कंप्यूटर बंद हुआ। वहाँ का स्टाफ बोलता है हम, और क्या होता है, अपन एक एग्जांपल बताते हैं, झांसी में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर आप पेपर देने जाओगे तो माउस जो होता है अपन उसको ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ऑप्शन लगाते हैं तो एक बार में ऑप्शन नहीं लगता है, कम से कम 10-15 सेकंड वो ऑप्शन लगाने में और टाइम ले लेता है। उसमें ऑप्शन लगाते हैं कहाँ पर, बिल्कुल सेंटर में क्लिक करेंगे तब ऑप्शन लगेगा। अब बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये बात है, मतलब टेक्निकली भी प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि इनके पास 3rd जनरेशन का कंप्यूटर है। अच्छा। कुछ अभी हम देखो दिल्ली गए थे, उसका भी एग्जांपल बताते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, लंदन टॉप पे डली है वो वीडियो। उसमें कल वहाँ पर सेंटर था किसका, रेलवे का, बच्चे पेपर दे रहे थे, उसके दूसरे दिन उस सेंटर पर सीमेंट बिकने लगी। ऐसे सेंटर बनाए, कुछ ऐसे तबेलों में सेंटर बना दिए जहाँ जाने के लिए, वहाँ पर यदि लोकेशन डालो तो उस लोकेशन पे भी नहीं मिलती हैं, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, सुधार होना ज़रूरी है। तो आपकी सर नज़र में शासन की, प्रशासन की ऐसी कौन सी वो नीतियाँ हैं कि इन आंदोलन की मेन जड़ है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखो क्या है, शासन को सबसे पहले एक एग्जांपल बताते हैं। एक बिहार में आदर्श सेंटर करके नाम है, उसमें एक साथ 10,000 बच्चे पेपर दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ के जितने कंप्यूटर हैं बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया, वो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी प्राइवेट सेक्टर नहीं है, बिहार सरकार का है। बाबू करके कुछ नाम है उस सेंटर का। अच्छा। वहाँ पर 10,000 बच्चे एक साथ पेपर दे सकते हैं, एक जगह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पर। तो क्यों ना ऐसा हर राज्य में बनना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है, जिस भी संस्था को यदि अपन वो कंपनी को अपन टेंडर सौंप रहे हैं, वो कंपनी बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे अपने पटवारी में हुआ था, MP में पटवारी का पेपर हुआ था। ये सबसे बड़ी गलत बात होती है। क्या पटवारी में क्या हुआ था, कुछ बच्चों के नंबर इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। जैसे अपना एक ही कॉलेज था, जैसे वो वहाँ पर ग्वालियर का एक कॉलेज था, उस कॉलेज के NRI कॉलेज है समथिंग उसका नाम, उस कॉलेज के जो टॉप 10 की लिस्ट आती है 7, 8, 9 बच्चे उसी कॉलेज के थे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी कहीं ना कहीं धांधली है। अभी आपका उसका वन रक्षक का पेपर आया था, पेपर होता है 100 का। किसी ने देखा है, आपने 12 तक पढ़े होंगे, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन पढ़े होंगे, यदि 100 का पेपर है तो 100 से कम ही नंबर आते हैं। 100 से क्या ज़्यादा नंबर आते हैं किसी के? एक बच्चे के 101 नंबर थे। 100 नंबर का पेपर 101 नंबर थे। बोले नॉर्मलाइजेशन हो गया है। अच्छा, ऐसा कैसा नॉर्मलाइजेशन? मुझे तो आज तक नहीं पता चल रहा है किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। उसी शिफ्ट में किसी बच्चे के 10 नंबर बढ़ जाते हैं, उसी शिफ्ट में किसी बच्चे के 10 नंबर कम हो जाते हैं। यदि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो सबके होना चाहिए ना। उसी शिफ्ट में कैसे आपके बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, ये तो मैं आज तक नहीं देख पाया। क्योंकि हम भी बच्चों के रिजल्ट देखते हैं और सेम डेट में सेम समय में उन बच्चों के पेपर होते हैं और किसी बच्चे के नंबर 10 बढ़ जाते हैं, किसी के 5 बढ़ जाते हैं, किसी के 10 कम हो जाते हैं। बड़ी बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इस शासन को सोचना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम जो मध्य प्रदेश अपने मुख्यमंत्री जी हैं, उनने माना है कि जो ESB है इसमें कमियां हैं। उनने बोला है 15 अगस्त को उनने बोला है कि ESB जो कमियां होती थी, अपन मध्य प्रदेश सरकार में एक पुलिस भर्ती बोर्ड बनाएंगे। तो उनको भी पता है, उनकी नज़र में भी पता है कि इसमें कमियां हैं, लेकिन दूर नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। और सर इसमें एक चीज़ और है कि SSC प्रोटेस्ट ये आंदोलन चल ही रहा है जी, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा पे भी इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सबसे ज़्यादा दिल्ली में हम प्रोटेस्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग आपको, तो वहाँ पे लाठी चार्ज भी पुलिस के द्वारा होता है। तो जो इसका असर है, SSC प्रोटेस्ट का असर कहाँ तक शिक्षक के जीवन में और छात्रों के जीवन में हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा गहराई से बताएं। देखो छात्रों की बताएं, हम छात्रों की जैसे सपोज करो उसका समय बर्बाद हो रहा है बच्चों का। बच्चा यदि या तो पढ़े बिल्कुल या लड़े, दो काम तो नहीं कर सकते। यदि एक व्यक्ति एक समय 2 काम कर सकता तो बता सकते हैं आप लोग, या तो पढ़ सकता है या लड़ सकता है। लेकिन
क्या करे बच्चे, सिर्फ सिस्टम जो अपना है, भारत सरकार का जो सिस्टम है, उससे बच्चा हताश हो गया है, क्योंकि समय पे वैकेंसी नहीं आती हैं। अब वैकेंसी नहीं आएंगी, जैसे मध्य प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही, तो बच्चा क्या करेगा, आंदोलन करेगा। एक बार पहले वैकेंसी के लिए आंदोलन करेगा, उसके बाद पेपर के लिए आंदोलन करेगा, उसके बाद रिजल्ट के लिए आंदोलन करेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करेगा। तो बच्चा तो या तो पढ़ सकता है या आंदोलन कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे आंदोलन करेंगे तो उन पर, जैसे दिल्ली में अभी क्या हुआ, दिल्ली में कुछ बच्चों की FIR हो गई, अब उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म, क्योंकि जब तक FIR नहीं कर देगी, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि प्रशासन कर्मचारी बनने के लिए आपको बिल्कुल थाने से या पुलिस विभाग से आपको किसी प्रकार की आपको FIR नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, FIR होगी तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, और जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो दूसरी बात है शिक्षक आप बोलते हैं कि विश्वगुरु बनेंगे हम। अब विश्वगुरु किससे कैसे बनेंगे? आपने देखा है, एक जब अपने चाणक्य साहब थे और घनानंद जी थे, तो उनने उनको क्या किया था, यही तो वो उनके द्वारा किया गया था। तो उनने क्या किया है, चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया। तो शिक्षक क्या नहीं कर सकता है? यदि आपकी सरकार बना सकता है तो आपकी सरकार मिटा भी सकता है। मतलब एक गुरु का अपमान अगर हुआ है तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। जी, तो सर इसी सिलसिले में अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने अभी SSC प्रोटेस्ट के बारे में बहुत सारी हमें जानकारी दी, लेकिन इसके अलावा हम और आगे बढ़ेंगे तो आप दिल्ली पहुँचे, ये भी हमें पता चला है कि आप दिल्ली पहुँचे। तो दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ का माहौल क्या रहा और कैसा वहाँ का अनुभव रहा, उसमें आपका कितना सहयोग रहा उस प्रोटेस्ट में? देखो, जैसे हम दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पर बच्चों को हमने दर्द सुना। बच्चे बोल रहे हैं हम 10 बार फाइनल से बाहर हो चुके हैं। 10 बार। एक लड़की बोल रही थी 15 बार हम फाइनल से बाहर हो चुके हैं, और घर वाले बोलते हैं शादी कर लो। अब हम शादी कैसे कर लें, क्योंकि जॉब नहीं होगी, तो हम आगे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक बच्ची ने हमने बताया है, उसने बोला है कि सर हम हर बार क्या होती है, सिस्टम की बदौलत हमारे नंबर इतने आते हैं कि जितना कट ऑफ जाता है उससे 10 नंबर ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आंसर की आती है, आंसर की हम चेक करते हैं, आंसर की हिसाब से हमारे नंबर 85 बनते हैं या 80 बनते हैं। एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे ही फाइनल कट ऑफ आती है उसमें हमारे नंबर 1 नंबर या 2 नंबर कट ऑफ से कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसको मार पड़ रही हर बार। उसकी क्या गलती है? आप बोलते हैं उसका पेपर सिंपल है, उसकी क्या गलती है? उसको कठिन पेपर में बैठा रहो, कैसे पता लगेगा? देखो, लास्ट में ज़्यादा बच्चे बैठ गए तो ज़्यादा स्कोर बनेगा, और कम बैठे तो कम स्कोर बनेगा। दूसरी बात है, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, जब हम सुबह पहुँचे तो कम बच्चे थे। जैसे ही 9 बजे बच्चों का इतना बच्चे आए, बहुत ज़्यादा बच्चे आए। आंदोलन क्यों आए? क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, एक सम्मानजनक ज़िंदगी चाहिए उन लोगों को। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है वहाँ जाके मुझे, और हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा इतना गलत काम किया गया कि वहाँ से जो मंच था ना, मंच से फेंक दिया गया है। बच्चों को फेंक दिया, बच्चियों को फेंक दिया है, मैडम थी उनको भी फेंक दिया। एक तो बच्चा को फेंक दिया तो बेहोश डला रहा। बाद में हम लोग, दिल्ली पुलिस के कारनामे? हाँ जी, दिल्ली पुलिस का कारनामा है। अच्छा, हम लोग कहीं आतंकवादी तो थे नहीं, कहीं पर रोड जाम तो कर नहीं रहे थे, क्या ट्रैफिक में दिक्कत आ रही थी आने जाने में, किसी व्यक्ति को परेशान तो कर नहीं रहे थे कि दिल्ली के जो पब्लिक है उनको हम परेशान कर रहे हैं, कहीं हम तोड़ फोड़ तो कर नहीं रहे थे। यदि हम ऐसा कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो आप बोलते हो हम करते हैं, लेकिन हम लोग शांति तरीके से एक जगह बैठ के, क्योंकि बच्चे दूर दूर से थे, कोई बिहार से था, कोई पश्चिम बंगाल से था, कोई जम्मू कश्मीर से था, केरल से था, साउथ से था, मुंबई से था, अपने मध्य प्रदेश से थे, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, सब जगह से, पूरे भारत के बच्चे थे। ऐसा कोई राज्य नहीं था जहाँ के बच्चे नहीं थे। तो अभी जैसे दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, आप भी उसका हिस्सा रहे हैं जी, तो लगभग कितने स्टूडेंट्स यानी छात्र और कितने अध्यापक मौजूद रहे हैं? देखो, लगभग वहाँ पर 12,000 बच्चे थे। 12,000। और जो अपने टीचर थे सम्मानित सभी लोग, 500 से समथिंग ज़्यादा टीचर थे। सभी का पूरा सपोर्ट था।
कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अपन पूरी गंभीरता से, कि इसी बार लड़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, सिस्टम सुधार लेंगे, आगे अपन बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। अपन किसको पढ़ाएंगे? यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो किसको पढ़ाएंगे? सही बात। पढ़ने वाला नहीं होगा तो किसको पढ़ाएंगे? किसी को नहीं। अभी आपने जिक्र किया दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज का। जी बिल्कुल। तो सुनने में तो ये भी आया कि जो लाठीचार्ज है वो दिन में नहीं हुई। जी बिल्कुल, दिन में नहीं हुई। लाठीचार्ज हुई जैसे ही पहले उन लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पर लाइट व्यवस्थाएं थी, लाइट बंद करी सबसे पहले लाइट बंद कब की घटना है ये? जी समथिंग है जैसे 7 बजे, 7 से 8:30 के बीच की घटना है। सबसे पहले लाइट, जो माइक था हम लोगों का, वो माइक साइक बंद करवाया, क्योंकि टेंट वालों को उनने बोला है। तो टेंट वाले क्या करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो उनको भी कुछ हो सकता है। तो उनने उनकी बात मानी, लाइट बंद हुई। पर एसीपी मैडम ने उनने कुछ बोला कि आप चले जाओ, दिल्ली की एसीपी मैडम थी, उनने बोला ठीक है। तो हमने लोगों ने बोला कि कुछ समय दीजिए हम लोगों को, क्योंकि बच्चे बाहर से हैं, और जो बच्चे बाहर से तो इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक साथ तो कहीं हम ले नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे बच्चों को हमने कम करवा देंगे। और कहीं जैसे अभी अभिनय सर हैं, उनने भी व्यवस्था करवाई थी, लॉज ली थी रेंट पे। राकेश शर्मा हैं, उनने लॉज रेंट पे ली थी। सभी जितने टीचर हैं दिल्ली के, सभी लोगों ने अब जितना जिस पे सहयोग बनना था वो अपनी व्यवस्था से बच्चों के लिए रहने खाने की व्यवस्था सब लोगों ने करी थी। तो जैसे 7 बजे और 7 से 7:30 के बीच में जैसे सिविल ड्रेस में आए कुछ पुलिस वाले, और मंच पे जो थे, मंच पे से उन्होंने उठा के फेंका, जैसे बाउंसर नहीं फेंकते हैं उस तरीके से फेंका बच्चों को छात्राओं को क्या किया था हम लोगों ने कि सभी को मंच पे बैठा दिया था, क्योंकि रात हो गई थी। तो जहाँ टीचर और मैम थी उस जगह पे बच्चियों को बैठा दिया था, और जितने छात्र थे, कुछ टीचर थे, वो नीचे बैठ गए थे। मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें वो छात्र का कहना भी है कि उसके घर वाले जो हैं वो यही कह रहे हैं कि बेटा चल रहा है, जो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, चलता रहेगा। जी ऐसे भी उसमें कुछ छात्र मिले हैं। देखो वो सही कह रहा था, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही। हाँ। सरकार यदि सुनेगी तो अपन कर सकते हैं कुछ, लेकिन अपन जब करेंगे ही नहीं, हारा। अपन ने एक कहावत सुनी, जो लड़ा नहीं वही हारा है। यदि अपन लड़ेंगे नहीं तो हार तो पहले ही गए। तो उसकी बात सही है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि सर इस बार कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारी लास्ट वैकेंसी है। यदि इस बार नहीं हुआ है तो मुझे घर जाने पड़ेगा। कुछ बच्चों का ये भी कहना था यदि हमारा नहीं हुआ है तो घर वाले निकाल देंगे। निकालने का मतलब है कि घर वाले बोलेंगे भैया अपने हिसाब से देख लो, जो करना है वो कर लो, अब हमारा कोई बस की बात नहीं, और ना हमसे कोई उम्मीद रखो। ये कहना है छात्रों का। तो अभी तक जो प्रोटेस्ट हुआ है इसमें अभी तक क्या रिस्पांस मिला है? अभी जैसे ही हुआ था, दूसरे दिन चेयरमैन साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चेयरमैन साहब ने बोला है कुछ गलतियां मानते हैं हम, कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को हम दूर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक। इसके अलावा कुछ जवाब नहीं, ना तो किसी मंत्री ने बोला है, ना चेयरमैन साहब ने बोला है, एसएससी के जो चेयरमैन हैं, और ना ही डीओपी मंत्री हैं जो उन्हीं के अंतर्गत आते हैं ये सब, उनने कुछ नहीं बोला है। अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। ना विपक्ष वाले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जी, और उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। मतलब अभी तरह से कोई किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया या संतुष्टि का कि आगे कुछ इसमें छानबीन करेंगे या सिस्टम को सुधारेंगे। जी बिल्कुल जी। तो इसके अलावा आप एसएससी जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है अपना, तो इसमें मेन मांगे क्या रही हैं कि क्या क्या चीज़ में सुधार होना ज़रूरी है? सबसे पहले सुधार होना चाहिए, चाहे वो टीसीएस कराए, चाहे एजुकेटर कराए, कंप्यूटर जो व्यवस्थाएं हैं, कंप्यूटर सही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर माउस सही चलना चाहिए, कीबोर्ड सही चलना चाहिए, और उसका जो मॉनिटर स्क्रीन वगैरह सही होना चाहिए। दूसरी मांग थी, जो पेपर आप बनाते हैं सबसे पहले उस पेपर को आप चेक करें। आप बोलते हैं, अभी पहले हम 31 तारीख को टीचर गए थे चेयरमैन के साथ, चेयरमैन बोलते हैं कि एक वर्जन पेपर है, मतलब किसी ने देखा नहीं है, इसलिए इसमें गलतियाँ आती हैं। दूसरी बात है कि जो गलत क्वेश्चन होते हैं, आप बच्चों से पैसे लेते हैं, 50 रुपये पर क्वेश्चन लेते हैं। यदि बच्चे का क्वेश्चन आंसर गलत है तो उसके पैसे रिटर्न करना चाहिए। तो उनका जवाब आया था इसका हम रोड बनवाते हैं। अच्छा। अब बच्चों से 50-50 रुपये लेके रोड बनवाते हैं, बताओ, ये जवाब आया।
तो दूसरी मांग है कि जो आप क्वेश्चन गलत हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए। पहले क्वेश्चन गलत क्यों नहीं आते थे? जब ऑफलाइन पेपर होता था उस समय, पहले ऑनलाइन पेपर होते, जब क्वेश्चन गलत क्यों नहीं आता था? क्योंकि पहले क्या होता था, फ्री में ऑब्जेक्शन लगता था, कोई पैसे नहीं लेने पड़ते थे। जब से क्या हो गया है कि 50-50 रुपये लेने लगे जी पर क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के 50 रुपये कटवाओ, उसके बाद वो चेक करेंगे। जब से क्वेश्चन के जो गलत क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई, तो इनका मतलब है कि हम रुपये कमाएंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात हम लोगों की मांग है, या तो एक जैसे अपना युवा मंत्रालय बनना चाहिए, जिसमें बच्चों की जो जितनी वैकेंसी वगैरह की बात होती है, ये सारा अलग मंत्रालय होना चाहिए समय छात्रों के लिए। दूसरी एक मांग हम लोगों की है कि कैलेंडर जारी होना चाहिए, जैसा अपना यूपीएससी का कैलेंडर होता है, कब वैकेंसी आएगी, कब पेपर होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, पहले से ही सब निर्धारित होता है। कब ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग, क्योंकि जो वैकेंसी निकाल देते हैं, एक साल निकालते हैं, फिर एक साल बाद पेपर कराते हैं, एक साल फिर निकालते हैं, फिर उसका रिजल्ट देते हैं, फिर उसका 1 साल और निकालते हैं, फिर ज्वाइनिंग देते हैं। अभी एक एग्जांपल देते हैं, मुझे बहुत अच्छा, आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, वहाँ पर कुछ बच्चे लिए थे कि आरआरबी 2019 जो 19 में वैकेंसी आई थी, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी तक भर्ती नहीं हुई, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करी उन लोगों ने। कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग कर ली, कुछ बच्चों की, जैसे 7000 कछु वैकेंसी थी, निकली थी हुबली जोन में जिनमें से 4000 बच्चों की ज्वाइनिंग करी, 3000 बच्चों की अभी ज्वाइनिंग नहीं करी उन्होंने। कब से? 2019, आज क्या चल रही? 6 साल हो चुके, 6 साल हो गए। अब 6 साल में बच्चे की ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, उसकी क्या गलती है? उसने पेपर दिया, फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया, अब उसकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहा है? ये भी बहुत बड़ा बात है, गंभीर समस्या है। जो अपने मंत्री साहब हैं, रेल मंत्री हैं, उनके द्वारा भी बच्चे गए वहाँ पर, बच्चों ने वहाँ भी दिया है, बोर्ड के पास गए, हर जगह बच्चे गए, बोर्ड बोलते हैं अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं। जब वैकेंसी नहीं थी तो आपने क्यों निकाली थी 7000? आप 4000 निकालते। बिल्कुल। तो ये कुछ जवाब मिलते हैं सरकार की तरफ से, क्या वैकेंसी नहीं है अभी हमारे पास। और रेल मंत्री बोलते हैं कि हम 1 लाख वैकेंसी दी, 1 लाख वैकेंसी 2019 से 1 लाख वैकेंसी गिना रहा है। 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी, फिर 2024 में आई, 2024 वाली वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए? कैलेंडर जारी करवाना चाहिए कि आप कब वैकेंसी देंगे, कब पेपर लेंगे, कब इसका ज्वाइनिंग करवाएंगे, कब इसकी ट्रेनिंग होगी, ताकि एक छात्र को पहले से ही वो अवेयर हो जाए, बिल्कुल तैयारी कर, फिक्स रहे उसका। कोई अब ये लोग सडनली कर लेते हैं, 1 साल वैकेंसी आई, 1 साल तक पेपर नहीं करा, सडनली बोल देते हैं 10 तारीख से हम पेपर कराएंगे, तो बच्चा क्या करेगा? आप पहले से दो। यूपीएससी में कैसा होता है, हर साल वैकेंसी आती है, हर साल पेपर होता है, हर साल सब कुछ होता है और टाइम टू टाइम होता है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल। तो अभी जैसा ये आपने बताया कि प्रशासन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, और इसमें अपने मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति है इसकी? मध्य प्रदेश का हम एग्जाम्पल बताते हैं। 2023 में एक मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी, 7400 कुछ की वैकेंसी आई थी। इसमें 13% होल्ड कर रखा है उन लोगों ने, ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया है कि 6500 बच्चों का बुलाया है इन लोगों ने, मेडिकल, डीवी और ज्वाइनिंग के लिए। इसमें क्या हुआ है कि इसने घपला हुआ है इस वैकेंसी में। बच्चा कोई था, दूसरा बच्चा पेपर दे रहा है, तीसरा बच्चा क्या कर रहा है? ज्वाइनिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक छात्र का काम कोई और कर रहा है। अभी आपने सुना होगा FIR हुई थी बच्चों पर, उनको पकड़ा गया ज्वाइनिंग के लिए जैसे गए, क्योंकि उनका आधार कार्ड की डिटेल निकाली। क्या हो रहा है आधार कार्ड में? आधार कार्ड के द्वारा भी अपना फिंगर, जिस सॉल्वर की फिंगर लगवा देते हैं, तो सॉल्वर पेपर दे के आता है। और जो फ़ोटो लगाते हैं ना जी लोग, मिक्सिंग फ़ोटो लगा देते हैं फॉर्म भरते समय, मिक्स, आधी सॉल्वर की आधी अपनी, जो मिक्स फ़ोटो बना के लगाते हैं। इसके बाद पेपर दे के आता। जैसे पेपर हो गया है, सॉल्वर के फिंगर हटाए, अपडेट करा, दूसरे बच्चे के पेपर फिंगर लगा दे, जिसका फिजिकल अच्छा है, क्योंकि MP पुलिस में फिजिकल के नंबर मिलने लगे, उस बच्चे के फिंगर लगवा दिए। अब क्या हुआ है? और ये सबसे ज़्यादा घपला कहाँ हो रहा है? 2-3 जिलों में हो रहा है, भिंड, मुरैना, सीहोर। यहाँ के बच्चे पकड़े गए।
यहाँ के सबसे ज़्यादा बच्चे, उसमें 6500 बच्चों को बुलाया गया था, इसमें से 3500 या 3200 बच्चों ने ज्वाइनिंग करी, 50% बच्चों ने ज्वाइनिंग करी। अब 50% कहाँ गए? अब 500 बच्चों ने जवाब दिया कि मेरी नौकरी और कहीं लग गई। जैसे 500 अपने एमपी के बच्चे यूपी में लगे, अब यूपी पुलिस में, तो उन्होंने एमपी का ज्वाइन नहीं किया। कुछ बहुत सारे मेरे छात्र हैं जिन्होंने एमपी में ज्वाइन नहीं किया है, यूपी में कर लिया है। तो 500 बच्चों ने उन्हें जवाब दिया कि मेरी भी नौकरी अदर राज्य में लग गई। हाँ, और इसमें 45 बच्चों पे एफआईआर आई हुई, उन 45 बच्चों को पकड़ा गया। अब उन 45 बच्चों से पकड़ा गया तो उस सॉल्वर का जो गैंग लीडर था वहाँ तक आप क्यों नहीं पहुँचे? बिल्कुल, जिसकी शुरुआत जहाँ से शुरुआत हुई उस तक नहीं पहुँच पाया आप। बिल्कुल, सब बच्चों का आप लोगों को फिंगर जो हुआ है अपडेट, सबसे जवाब लेना चाहिए क्यों ज्वाइन नहीं किया आपने। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनने ज्वाइन नहीं किया है, तो गंभीर समस्या होती है। यदि ज्वाइन नहीं किया तो आप वेटिंग लिस्ट में जितने बच्चे हैं उन बच्चों के दोबारा से कॉल करें, उन बच्चों को बुला सकते हैं। आपने उन बच्चों को नहीं बुलाया, 6-7 महीने हो चुके हैं। दूसरी वैकेंसी आई थी पटवारी की। पटवारी में तो इस प्रकार से घपला हुआ था। हाँ, ये बड़ा मुद्दा, बहुत ज़्यादा मुद्दा पड़ा था। जैसे ईएसपी ने आंसर लगाया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, नहीं है, कहाँ है? दिल्ली है। तो बच्चे ने भी दिल्ली लगाया था। बच्चे को कैसे पता कि ईएसपी ने दिल्ली लगाई? सही बात है, बच्चे को कैसे पता? इन लोगों ने क्या किया था, जहाँ पर बच्चा पेपर अकेला दे रहा था, बच्चा देख रहा था अकेला पेपर, कोई बाहर से और कोई व्यक्ति कर रहा था पूरा सिस्टम। गोपाल सर ने इसका पूरा चिट्टा रखा था। आपने अभी तक सीबीआई जो जांच करवाई, जो भी जांच करवाई, वो अभी तक पब्लिक नहीं करी। दूसरी एमपी पुलिस में गोपाल सर ने, जो इंदौर वाले गोपाल सर हैं, उनने एक एक चिट्टा खोला है किस तरीके से बच्चे ने धांधली करी। उन्हीं के द्वारा पकड़े गए बच्चे, उन्हीं ने बताया, उन्हीं ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। जब पुलिस विभाग को बताया किस तरीके से घपला हुआ इस वैकेंसी में, जब उनने पकड़ा, और क्यों बच्चों पे समथिंग 45 बच्चों पे एफआईआर हुई, उनको पकड़ा गया। अभी और सारे बच्चे को पकड़ सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। तब ये पूरा कांड सामने आया, तब पूरा आता, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब सब लीपापाती हो गई, सब कुछ हो गया है। अब कोई चर्चा ही नहीं चल रही, किसी न्यूज में नहीं चल रही, कहीं कुछ नहीं चल रही। एक दूसरी बात है जो 13% का है, आप 13% कुछ बच्चों को करिए, किसी को भी देना हो, या ओबीसी को देना हो तो ओबीसी को दे दो, जनरल को देना हो तो जनरल को दे दो, लेकिन बच्चे को अटकाओ मत। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे 4-4 सालें अटके रहेंगे, बच्चे दूसरे की तैयारी करेंगे। जो भी है क्लियर बताओ, सीधी बात है जी। तो अभी अपना एसएससी प्रोटेस्ट जी, यानी जो आंदोलन है, ये काफ़ी दूर तक पहुंच चुका है और बहुत सारी मांगे भी हैं। बिल्कुल, अभी देखो इसमें एक और अपना चल रहा है, इलाहाबाद से पैदल मार्च निकलने वाला है। पैदल? ये कहाँ से क्या चलेगा? इलाहाबाद से दिल्ली के लिए चलेंगे। इलाहाबाद से दिल्ली के लिए पैदल मार्च चलेगा, और कुछ दिनों में आपको सुर्खियों में रहेगा जी। तो इसमें जितने भी छात्र हैं, छात्रों को जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भाग लें, जिससे क्या है अपनी हक की लड़ाई आप खुद लड़ें। ये जो आप आंदोलन चलाएंगे जी, उसमें अगर सुधार होता है तब भी चलाएंगे कि या नहीं, सिस्टम इसी तरह प्रकार चल रहा है तब चलाएंगे? नहीं, देखो, सुधार हो जाएगा तो कौन जाएगा? सुधार हो गया है, सिस्टम सही हो गया है, फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो गया, तो हम लोग क्यों करेंगे? सरकार हमारे द्वारा बनाई गई। बिल्कुल, यदि आप फेयर तरीके से चीज़ें करोगे तो दोबारा हम आप सरकार बनाएंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, या आप जो भी आपकी मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती है, तो फिर और आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आगे? और आगे की देखो भाई, अपन सरकार को देखो, एबा है, एबा का उल्टा होता है वायु। एबा का यदि उल्टा करेंगे तो वायु होता है, जिस ओर वायु चलती है उसी ओर सबको झुकना पड़ता है। बिल्कुल, इसी प्रकार जिस ओर एबा जाएंगे सभी को झुकना पड़ेगा। बिल्कुल झुकना। तो सरकार झुकेगी, मेरा मानना है कि सरकार झुकेगी, वो झुकना पड़ेगा। उम्मीद सारी है, सारी उम्मीद है, क्योंकि सरकार के हम हैं और हमारी सरकार है, तो सरकार को झुकना चाहिए जी। तो आपकी नज़र में अभी तक ये जो कुछ भी हुआ, इसका मेन समाधान कहाँ है? किस प्रकार से सरकार आपकी मदद कर सकती है? देखो, इसका मेन समाधान है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है जी। सरकार चाहे तो ये सिस्टम जितना चल रहा है ना जी, सबको सुधार करवा सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल लो,
आपने देखा होगा CBSE बोर्ड का नाम सुना होगा। उसमें यदि कोई स्कूल खोलना है तो स्कूल वाले पहले पैसे जमा करा लेते हैं। यदि स्कूल वाले कुछ गड़बड़ करेंगे तो उनके पैसे जब्त हो जाएंगे। 2-3 करोड़ जितने भी कराते हैं वो लोग करवाते। इसी प्रकार आप जिस भी कॉलेज को टेंडर दे रहे हैं, जिस भी कॉलेज में सेंटर भेज रहे हैं, उन कॉलेज वालों के पहले पैसे जमा करिए। यदि वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी वो धनराशि जब्त करें। उनका जो भी लाइसेंस है उसमें ब्लैक लिस्ट करें सीधा, दूसरा उसका सेंटर ही नहीं पड़ना चाहिए वहाँ। तो इससे बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। दूसरी बात है, ऐसी जगह सेंटर दें जहाँ के कंप्यूटर अभी वाली जनरेशन के, 3rd जनरेशन के नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अभी ठीक ठाक चल रहा है वो कंप्यूटर होना चाहिए, माउस अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए चोर बाजार से आप किलो के हिसाब से आ गए और वो चला रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक नंबर बेकार क्वालिटी के कंप्यूटरों का उपयोग होता है। बिल्कुल 10% बच्चों का तो सिलेक्शन इसी कारण नहीं होता है, टेक्निकली फॉल्ट के कारण। क्योंकि वो और बच्चों से उनके परिवार के तो नहीं पूछते हैं, लेकिन बगल वाले ज़रूर पूछ लेते, रिजल्ट आता है उनको पता होने के बावजूद पूछते हैं कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। उनको पता है कि नहीं हुआ है, तब भी उससे पूछते हैं हुआ कि नहीं हुआ है, बड़े हंस के पूछेंगे। अब बच्चा क्या बताए कि हमारे साथ जी दिक्कत हो गई, इस कारण नहीं हुआ है। तो ये जो SSC के अलावा रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, इसके बारे में आपने बताया, और भी अन्य विभाग हैं, शिक्षक और बहुत सारे हैं जी। तो जैसे आपने देखो पिछली बार अपना वर्ग 3 का पेपर हुआ था और सागर का एक कोई कॉलेज था, उससे सीधे पेपर का स्क्रीनशॉट बाहर निकले थे, उससे कुछ नहीं हुआ, पेपर कैंसिल नहीं करवाया। मतलब कि धांधली बाहर आती है, लेकिन शासन के द्वारा एकदम लीपापोती कर दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अवकारी जो इसका क्या बोलते हैं, वन रक्षक का जो पेपर हुआ था, वन रक्षक में आपको बताया था हमने कि एक राजा भैया प्रजापति थे, उनके MP पुलिस में 45 नंबर थे जी, 100 में से। वो सेम टू सेम पेपर रहता है, वही पुलिस से कठिन होता है पेपर अवकारी का, कि उसका जेल पैरी का। क्यों होता है? क्योंकि उसमें इंग्लिश आती है, और मध्य प्रदेश की आपको पता ही है बच्चों की इंग्लिश कितनी अच्छी होती है। बिल्कुल। हिंदी आती है, उसमें साइंस आती है, कंप्यूटर, जिस सारे 5-6 टॉपिक आते हैं 20-20 नंबर के। इसमें आते हैं क्या, मैथ, रीजनिंग और जीके। जब आप इसमें 45 नंबर नहीं लेके आए, उसका रिजल्ट अपने गोपाल सर ने दिखाया था, MP पुलिस का दिखाया था, वो भी दिखाया था, और उसके जेल पहरी में 101 नंबर आ गया। कैसे हो सकता है? कोई इतने जल्दी जादू तो होता नहीं है कि आप 2 महीने पहले पेपर हुआ है उसमें 101 नंबर, 2 महीने बाद पेपर हुआ उसमें 45 नंबर, कैसे आ सकते हैं? ये बड़ा एक आश्चर्यजनक करने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी तैयारी एक बार है, आपने देखा होगा, सुना होगा, हमने कई बार लाइव में बोला होगा और आप लोगों को, कि यदि आपका एक बार पेपर निकल जाता है तो हर बार पेपर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि आपकी तैयारी उतनी लेवल की हो चुकी है। अभी क्यों बच्चे जो MP पुलिस में लगे, हमारे पुराने छात्र, उन छात्रों ने पढ़ाई भी बंद कर दी थी 1-2 महीना पढ़ के, क्योंकि पहले भी पेपर निकाले थे उन्होंने, फिजिकल नहीं निकाल पाया किसी कारणवश। 1-2 महीना ढंग से पढ़ के और प्रैक्टिस सेट करके उनका सिलेक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनकी तैयारी उस लेवल की हो जाती है। तो आपकी जब उस लेवल की थी तो इस लेवल की कैसे हो गई? सही बात। उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो आश्चर्यजनक बात है, बिल्कुल, और समझ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो अब आपके शासन से, SSC से और जितने भी जो एग्ज़ाम कराने वाले विभाग हैं, संस्थाएं हैं, इनसे आखिर क्या आपकी मांग है? क्या आप चाहते हैं शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए? देखो, मांग सिंपल सी मांग है। एक तो आप या तो सेंटर नहीं बना सकते हैं तो नज़दीक के सेंटर दो, और ऐसे सेंटर दो जो बहुत शानदार सेंटर हैं, जिनमें हर फैसिलिटी अच्छी है, टेक्निकल चीज़ अच्छी है, और सबसे पहले वहाँ का जो स्टाफ होता है, रील बनाने वाला स्टाफ नहीं चाहिए, वहाँ का स्टाफ चाहिए जो टेक्निकल स्टाफ हो, जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो। अब कुछ मैम ऐसी होती हैं, उन्हें जो ही पता नहीं कंप्यूटर कहाँ से चालू होता है,
उनकी ड्यूटी लगा देते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं, या ऐसा नहीं कर पा रहे आप तो आप खुद का सेंटर बनाए, एक सेंटर बना लो। एक ही सेंटर तो बनाना एक बार में, एक ही बार तो लगाने पैसे। जैसे हर बार आप किसी कंपनी को या किसी कॉलेज को पैसे दे रहे हैं, आप कहीं पर किराए पे ले रहे हैं ना कॉलेज, तो उसको पैसे हर बार दे रहे हैं ना, तो एक ही बार तो लगाने सरकार को। एक बार यदि आप परिसर लगा लें तो आपका अपना है, जब भी पेपर है उसमें पेपर उसी में करा लें कंटेक्ट। 10,000 छात्रों का एक साथ पेपर, ऐसा आप सिस्टम बना सकते हैं जैसे नीतीश बाबू ने बनवाया है आदर्श सेंटर करके। तो ऐसा अपना मध्य प्रदेश में एक आदर्श सेंटर होना चाहिए जिसमें एक साथ अपने 10,000 बच्चे पेपर दे सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई इशू भी नहीं रहेगा। वहाँ पर परमानेंट टीचर रहेंगी, तो वो परमानेंट जो रहेंगे वो वेल एजुकेटेड हो जाएंगे। उनको हर चीज़ के जो भी परेशानी छात्र को आती है या उन्हें पहले पता लग जाए कि कंप्यूटर में ये परेशानी आगे आ सकती है, तो इसको कुछ हम वो परेशानी सॉल्व करना चाहिए, फिर उसके बाद पेपर कराना चाहिए। दूसरी मांग हमारी बिल्कुल सिंपल और साधारण मांग है कि आप वैकेंसी का कैलेंडर निकालो। जैसे व्यापम कैलेंडर भी नहीं निकाल पा रहा है, और निकालता है तो उसका पालन नहीं करता है। कैलेंडर निकालो, सीधी बात। कब आपकी वैकेंसी आएगी, कब फॉर्म भरेगा, कब इसका पेपर होगा, कब इसका रिजल्ट देंगे और कब इसकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, ये पूरा आना चाहिए। पूरे 1 साल का रूटीन होना चाहिए। इससे बच्चे भटके नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के युवा क्या होते हैं, आज एसएससी की वैकेंसी आ गई तो उसकी तैयारी करने लगते हैं, दिल्ली पुलिस की आ गई उसकी तैयारी करने लगते हैं, बिहार पुलिस की आ गई उसकी तैयारी करने लगते हैं। तो भटके नहीं, युवा का एक बिल्कुल एम रहेगा तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वैकेंसी में लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं? क्योंकि उनका बिल्कुल टारगेट रहेगा, इस तारीख को हमारा पेपर होगा, इसको हमारा रिजल्ट आएगा, इसकी हमारी ज्वाइनिंग है। भटकेगा नहीं। दूसरी शासन से मांग है कि आप लोग जो कंपनियों को टेंडर देते हैं वो साफ़ सुथरी कंपनियों को दें, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मत दें। मतलब अभी जो शासन ने कुछ ऐसी ब्लैक लिस्टेड है जी, उनको भी ये काम दिया है। एडुकेटिव कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड है, फिर भी उसको काम दिया है। मेरा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है कि वो साजी है वो साजी। आप काम अच्छा करोगे तो हमारे लिए आप अच्छे हो। बिल्कुल, क्योंकि ये देश का सवाल है, युवाओं का सवाल है। भारत युवाओं का देश है। बिल्कुल, अपने मोदी जी बोलते हैं कि भारत किसका, युवाओं का देश है, हम युवाओं के चाहते हैं। तो मोदी जी से यही विनती है कि आपको जितनी हमने मांगे बताएं, ये फेयर मांगे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी मांगे हैं। आप इन मांगों को बच्चों को दीजिए। आप बहुत अच्छा काम किया था, आप स्किल इंडिया लेके आए थे, बिल्कुल, लेकिन उस स्किल इंडिया को डेवलप तो करवाओ। दर्शकों, ये हमारे साथ थे, निवाड़ी ज़िले में एक अग्नि क्लासेस के नाम से कोचिंग संस्थान चलाते हैं जी, और सर का नाम जो है वो करण के नाम से इनको सब लोग जानते हैं। और अभी जो हमारे भारत में एक सबसे अहम जो मुद्दा है एसएससी प्रोटेस्ट, ये वास्तव में शिक्षा के जगत में एक ऐसा आंदोलन है जो कि एक शर्मसार कर देने वाला आंदोलन है। क्योंकि अगर हमारे छात्रों को, शिक्षकों को ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है तो आगे हमारा देश का भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में हम भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सर से हमने बहुत सारी बातें की, एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में जाना कि ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा अगर शासन इनकी मांगों को नहीं सुनती है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, और उम्मीद करते हैं शासन आपकी बातों को सुने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने युवाओं की बात रखी।